So next topic is oscillations of a floating cylinder। जब भी हम पानी के अंदर किसी भी बॉडी को डालते हैं, पानी के अंदर इमर्ज करते हैं, तो वो बॉडी पानी में फ्लोट करना स्टार्ट करती है, वो पानी में तैरना स्टार्ट करती है। दो शर्तें हैं इसके लिए। फर्स्ट इज़ कि जो ऑब्जेक्ट आप पानी में डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। किसी भी जिस लिक्विड में भी आप डाल रहे हो उस लिक्विड से कम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी लकड़ के पीस को पानी में डालते हैं या प्लास्टिक के पीस को पानी में डालते हैं, वो सिंक नहीं करता है, डूबता नहीं है, वो उसके ऊपर तैरने लग जाता है। इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ओके, एंड ड्यू टू द अपथ्रस्ट फोर्स एंड ग्रेविटी द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेशंस, द बॉडी स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें ग्रेविटी भी लगती है, उसमें अपथ्रस्ट फोर्स भी लगता है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ दबाता है, ठीक है। सी हियर, दिस इज़ द बॉडी। अगर इस बॉडी को मैं पानी में डालूंगा तो पानी में डालने से इसमें एक ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स काम करता है, दिस फोर्स इज ग्रेविटी। ये नीचे जाना चाहता है, पानी इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स और बायोंसी फोर्स, तो ये ऊपर को भी आएगा। तो ऐसे ऐसे ये बॉडी ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है क्योंकि इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक ऊपर से नीचे लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स और दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला बायोंसी का फोर्स या फिर ग्रेविटी का अपथ्रस्ट फोर्स, ओके। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं, ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, एक नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स बोल रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, ये वहीं पर रुक जाएगा। अगर आप इसको एक्सटर्नल फोर्स देके थोड़ा और ज़ोर से पानी के अंदर दबाएंगे तो ये ऑसिलेशंस स्टार्ट करेगा। इसी ऑसिलेशंस का हमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इस टॉपिक के अंदर। सो लेट गेट स्टार्टेड द टॉपिक हियर। सो सी हेयर इज़ द सिलेंडर। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसका एरिया ए है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो इस बॉडी को हमने पानी के अंदर डुबाया। इस जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डेंसिटी रो एंड द लिक्विड इन विच दिस बॉडी इमर्स, द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज सिग्मा, ओके। सो सी हियर, two force are acting here. First force is downward. What is the downward force? Downward force is mass into gravity. This downward force is nothing but weight. This is the weight. What is the weight of body? This is mass into gravity. At the same time, at this surface one more force, this exerts in opposite direction. ये force ऊपर की तरफ काम करेगा, इस force को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये हो गया अपथ्रस्ट फोर्स। अगर आपने इसको फ्री छोड़ दिया, अगर हम इस पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये यहाँ पर रुक जाएगा, अभी ये कोई भी ऑसिलेशंस नहीं करेगा इस बॉडी में। इन फिगर ए, क्या ए फिगर में ऑसिलेशंस हो रही हैं? तो आंसर है नहीं, इसमें ऑसिलेशंस नहीं हो रही क्योंकि ये फ्रीली रुका हुआ है, पानी भी रेस्ट के अंदर है। तो अब यहाँ पर हमने एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ना है। हमने आर्किमिडीज का एक सिद्धांत पढ़ा था, एक रूल पढ़ा था, वो क्या था? हमें पता है अगर किसी भी बॉडी को आप पानी में डालते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक 10 किलो का कोई पीस है, ठीक है, कोई लकड़ का पीस है। 10 किलो के लकड़ के पीस को पानी में डाला, पानी में डालने से उसका जो वेट है 6 kg रह गया, तो 4 kg कहाँ गया? 4 kg वेट तो वो लूज़ कर गया। वो 4 kg वेट क्यों लूज़ हुआ? क्योंकि उस लकड़ के पीस ने पानी को साइड में डिस्प्लेस कर दिया। जितना वो पानी साइड में डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस लकड़ के पीस का वेट कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा है। तो सिमिलरली इसका भी जो वेट है, इस सिलेंडर का वेट कौन से पार्ट का, पूरे सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट जो इसके अंदर डूबा हुआ है, दिस वन पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसका वेट किसके इक्वल होना चाहिए? इसका वेट जितना पानी डिस्प्लेस हुआ साइड में उसके इक्वल होना चाहिए। तो चलिए इस रूल को फॉलो करते हैं। सो सी हियर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी should be equal to the weight of the body. So see this one. So weight of the body, ये जो बॉडी है, जो हिस्सा इसका डूबा हुआ है, उसका वेट किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना पानी साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा उसी के इक्वल होगा, ओके। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट इज योर मास इनटू ग्रेविटी। सो हियर
वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, सो मास इनटू ग्रेविटी। ओके, मास को क्या लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को क्या लिखा जा सकता है, मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी ऐसे ही है। वॉल्यूम को फिर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, एरिया और लेंथ मिलकर क्या होता है वॉल्यूम। तो यहीं पर देखिए दिस इज द वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, ये क्या हो गया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये क्या होता है मास, ग्रेविटी एज इट इज। ओके, हेयर मास ऑफ लिक्विड, एरिया कितना होगा, एरिया तो यही वाला होगा, यही वाला एरिया, क्योंकि यही एरिया डिस्प्लेस कर रहा है पानी में। और कितनी हाइट है, तो दिस इज द हाइट ऑफ वाटर, सो दिस इज द हाइट ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी कितनी है, तो पानी की डेंसिटी सिग्मा है, ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया ग्रेविटी। ओके ओके, दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, तो ये मास बन जाएगा पूरा, दिस इज ग्रेविटी। ओके, जो सेम पैरामीटर कैंसिल करते हैं, ए कैंसिल आउट विद ए, ओके जी कैंसिल आउट विद जी, तो L की वैल्यू निकालेंगे H सिग्मा अपॉन रो, दिस इज द वैल्यू ऑफ L। तो ये जो L हाई है, इसकी जो लेंथ हाई है, दिस L इज इक्वल टू H रो, H सिग्मा अपॉन रो। ओके, ये लेंथ इक्वल होगी जो पानी को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, ये लेंथ इसकी इक्वल होगी। ओके, उसके बाद सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द सिलेंडर, दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, हमने इस केस में ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाया। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, H ये पार्ट तो ऑलरेडी डूबा हुआ था, तो और फोर्स लगाने पे इतना पार्ट, इतनी डिस्प्लेसमेंट और करवा दी इसके नीच में, ठीक है। अब जितना इसको बीच में हम लेकर जाएंगे, जितना इसको बीच में डुबाएंगे, तो ये उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा साइड में। तो ये देखिए उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, क्योंकि जितना ये डूबता जाएगा उतना पानी साइड में डिस्प्लेस करेगा। जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतनी ही तो अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी, ठीक है, अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी इस बार। ओके, हमने यहाँ से इसको ज़ोर से दबाया, यहाँ पर दबाने से एकदम से इसको छोड़ दिया, जैसे इसको छोड़ेंगे ये ऐसे ऐसे इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस जो है स्टार्ट कर देगा। तो उस ऑसिलेशंस के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे। सबसे पहले जब हम इसको छोड़ते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है ऊपर की डायरेक्शन में, वो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होना चाहिए, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, तो वेट ऑफ द लिक्विड, जितना वो वेट साइड में कर देगा उसी के तो इक्वल होगा। फिर से वेट का फॉर्मूला, दिस इज द वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, कितनी लेंथ है जो ऑसिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए ये जो H लेंथ है, H लेंथ पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने कितना ऊपर से फोर्स लगाया, हमने Y लेंथ तक के लिए फोर्स लगाया, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इस लेंथ पे फोर्स लगाया, तो सिर्फ यही वाला ही जो डिस्प्लेसमेंट है ऑसिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो सी हियर, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला, दिस इज मास इनटू ग्रेविटी। मास क्या होगा, ये तीन पैरामीटर 1 2 3 ये मास है, मास इज वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वॉल्यूम, दिस इज डेंसिटी, सो मास इनटू ग्रेविटी इज फोर्स। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है जो सिलेंडर पे ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, तो अब ये पूरा सिलेंडर क्या स्टार्ट कर रहा है, ये पूरा सिलेंडर एक्सेलरेशन स्टार्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था फोर्स डिवाइड बाय mass. What is the formula of acceleration? Acceleration is force divided by mass. Okay. अब देखते हैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स हमारी क्या है, दिस इज माइनस ए वाई, सो सिग्मा डिवाइड बाय जी। ओके, व्हाट इज मास, मास ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के मास को कैसे लिख सकते हैं, सिलेंडर का मास होगा दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनटू, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये क्या होता है, दिस इज द ग्रेविटी। ओके, कैंसिल आउट करते हैं सेम पार्ट, दिस इज कैंसिल आउट, सो व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन कितनी बची, तो एक्सेलरेशन इज वाई सिग्मा जी ओवर एल इंटू रो, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आ चुकी है, यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे एक्सेलरेशन से। सो सी हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, तो यहाँ पर माइनस का निशान भी लगेगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। ओके, और हियर इज माइनस वाई
रो जी एल सिग्मा जी डिवाइड बाय एल इंटू रो. ओके, वाई कैंसल आउट विद वाई, माइनस कैंसल आउट विद माइनस, ओमेगा इस रूट, ये स्केयर इधर आके रूट बन जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पर सिग्मा जी, दिस इज सिग्मा जी. ओके, नीचे क्या आएगा एल रो. सो दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा जी. ओके, रो एल. उसके बाद ओमेगा क्या होता है, दिस इज 2 पाई बाय टी. ओके, दिस इज 2 पाई बाय टी. दिस इज रूट सिग्मा जी एल रो. ओके, टाइम पीरियड, कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रॉम दिस वन. टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, दिस इज 2 पाई रूट एल रो डिवाइड बाय सिग्मा जी. So this is the required time period of oscillation of a cylinder when we exert a force on this cylinder toward downward direction, and due to upthrust force the cylinder keeps on rotating, keeps on floating, and it start oscillation. So for that oscillations we have a time period here. Time period is 2 pi root L rho over sigma into G. So this is the one time period. Okay, so this is the one method to calculate time period. We have another method to calculate time period. What is this method? What is the time period of simple harmonic motion? We have studied, this is 2 pi root m over k. This formula we have already discussed. We can also convert this formula in form of acceleration. How? T 2 pi. What is the value of mass? Mass क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करें, दिस इज फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन. सिमिलरली के की वैल्यू क्या होता है, एफ किसके इक्वल था, के वाई के इक्वल. के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी एफ अपॉन वाई. सो दिस इज एफ अपॉन वाई, एफ डिवाइड बाय वाई. तो ये सारा रूट में रहेगा. ओके, एफ से एफ कट जाएगा तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट, ये वाई ऊपर चला जाएगा, दिस वाई अपॉन ए. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड. हम टाइम पीरियड को इस फॉर्मूले में भी स्टडी कर सकते हैं. टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट वाई अपॉन ए. वाई इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज एक्सेलरेशन. ओके, अब अगर इस एक्सेलरेशन को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में भी पुट कर दोगे तब भी आपका टाइम पीरियड ऐसे ही आएगा. आप चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज द टाइम पीरियड. ओके, अगर हमें एल नहीं चाहिए, हम एल को इग्नोर करना चाहते हैं, तो इस एल की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, इसका रूप थोड़ा और सुधर जाएगा. तो देखिए 2 पाई रूट एल की वैल्यू क्या है, एल इज एच सिग्मा ओवर रो इंटू, यहाँ पर क्या है, ये रो ऐसे ही है, नीचे सिग्मा इंटू जी. ओके, रो से रो कट जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा. टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एच ओवर जी. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एच ओवर जी. Okay, after this what is the frequency? Frequency is reciprocal of time period. It should be 1 upon 2 pi root g upon h. So frequency done, time period done. So this is all about the oscillations of a floating cylinder. कोई भी जब सिलेंडर है उसको पानी में हम डुबाते हैं तो उसके अंदर ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाती हैं. फिर से इसमें आपको याद क्या रखना है, ऑसिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. ऑसिलेशन के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है. एक तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जिस फोर्स से हम इस सिलेंडर को दबा रहे हैं, दूसरा अपथ्रस्ट फोर्स चाहिए. अगर अपथ्रस्ट फोर्स होगा वही तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा. जब किसी भी बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा तो अपने आप ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगी. इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है ऑसिलेशंस के बारे में, कुछ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. डैम्पिंग और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. ठीक है, तो ये है हमारा सारा कुछ डिटेल अबाउट द ऑसिलेशंस ऑफ सिलेंडर.